नमस्कार मित्रों, मैं मनोज जायसवाल आपका पेपर टू का टीचर क्रॉनिकल आईएएस की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद पेपर टू गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। आज की इस कक्षा में हम लोग गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पर आगे कुछ प्रश्न करेंगे। पिछली कक्षा में आपने देखा था हम लोगों ने 5 प्रश्न डिस्कस किए थे, तो इसमें भी 5 और कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड व्हाट चैलेंजेस हिंडर देयर इफेक्टिवनेस। भारत में हेल्थ केयर आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका क्या है, यह है इस प्रश्न में। और दूसरा, ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो इसकी प्रभावकारिता को प्रभावित करती है या प्रभावकारिता में बाधा डालती है। बहुत सीधा सवाल है, ज्यादा कुछ इधर उधर करना नहीं है। यदि इसको हम देखें कि इसमें कौन कौन से पक्ष डिस्कस करने हैं, तो आप देखेंगे कि पहले थोड़ा सा बता देना है आपको कि पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ केयर में कैसे होनी है, क्या तरीका है, और क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेटाइजेशन तो नहीं है। तो नहीं है, ये आप जानते हैं। तो सीधे ही लिख देना है, इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू कर देना है। उसके बाद इसका रोल आप देखेंगे तो भाई बजट चूंकि उतना पर्याप्त नहीं है जितनी आवश्यकता है भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बताना है कि इसका जो है रोल क्या है। क्योंकि बजट कम है तो हमारे पास फाइनेंशियल जो है रिसोर्सेज आ जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है, स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्सेस बढ़ेगा, लोगों की पहुंच ज्यादा बनेगी। क्योंकि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि भैया अस्पताल वगैरह ज्यादा से ज्यादा बने। अच्छा, ये क्वेश्चन यह भी ध्यान रखना है कि सर्विस का नहीं है, सेवाओं का नहीं है, हेल्थ केयर सर्विसेज का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स ये सब बनाई जाएं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चैलेंजेस की बात करेंगे। तो यही 3 पक्ष इस प्रश्न के उत्तर में हमको रखना है। कुछ कुछ डाटा हम लोग इस पे डाल देंगे। तो अब देखिए, जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन शुरू करना है, आप 3 तरह से इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। चाहे तो पहले कह दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में यह निर्णय लिया गया, या ये क्या कहते हैं उसको, टारगेट रखा गया कि 2025 तक भारत में 1000 की जनसंख्या पर हॉस्पिटल्स में 2 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है और 25 अभी चल रहा है। या फिर आप ये भी शुरू कर सकते हैं कि नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट ऑफ 2023 examined the need of PPP in India in healthcare infrastructure। और फिर इसने भी कहा कि ये होना चाहिए। तो आप चाहें तो नीति आयोग की रिपोर्ट 2023 का हवाला देते हुए कह सकते हैं कि नीति आयोग वर्ष 2023 की अपनी रिपोर्ट में हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करते हुए यह अनुशंसा की कि इस क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इट एम्फसाइज्ड ऑन द पीपीपी मॉडल इन हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। या फिर एक सिंपल सा आप कर सकते हैं, साधारण सा इंट्रोडक्शन कि पीपीपी इज एन इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक उपकरण माना जाता है या है। तो आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया, अब उसके बाद आप इसी से जो हमने आपसे हम कहा है पिछली क्लास में भी कि एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन, यानी कि अब आप कहेंगे कि पीपीपी का तात्पर्य यह नहीं होता, पीपीपी का तात्पर्य प्राइवेटाइजेशन करना नहीं है, निजीकरण नहीं है, ठीक है।
बल्कि इसके अंतर्गत सरकार, निजी क्षेत्र, लाभ कमाने वाली कोई कंपनी या गैर लाभकारी संस्थाओं को साझीदार बनाती है। ठीक है। और क्या होता है, और जो ओनरशिप है, स्वामित्व है, वह सरकार के पास ही रहता है, निजीकरण नहीं है ये। ठीक है। अब इतना बताने के बाद सीधे आप कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही है, रोल किसका, पीपीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप आगे कहेंगे कि यदि हेल्थ केयर अवसंरचना के विकास में पीपीपी मॉडल को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाता है, तो इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी, लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं लेने की जो पहुंच है, अभी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हॉस्पिटल, तो वह भी बढ़ेगी। और चूंकि हॉस्पिटल्स की, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ेगी, तो सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों में इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, स्वास्थ्य सेवाओं की मितव्ययिता, कार्य कुशलता और प्रभावकारिता भी बढ़ जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पीपीपी मॉडल के साथ भारत में, भारत के विभिन्न राज्यों में निवेश किया जा रहा है, तो उसका क्या है, तो उसका भी एक एनालिसिस आपको यहाँ डालना चाहिए। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका बजट और थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस दोनों को तुलनात्मक रूप से बताएंगे। तो अगली बात जो आप कंटेंट में, बॉडी में कहेंगे, वो ये कहेंगे कि पूरी दुनिया में यदि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए, तो उससे क्या हुआ है, दुनिया के ज्यादातर देशों में इसका जो परिणाम आया है वो क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाता यूनिट्स यानी कि हॉस्पिटल्स की संख्याओं में भारी भारी वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी तरफ यह लागत प्रभावी भी रहा है। इसी तरह से भारत में भी अब तक यह पाया गया है कि पीपीपी मॉडल जो है वह प्रभावकारी रूप से हेल्थ यूनिट्स को बढ़ा रहा है और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन अब यहाँ पर आपको यह भी बता देना है कि आखिर भारत सरकार पीपीपी मॉडल पर क्यों जा रही है। तो कहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए या हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट एलोकेशन इस वर्ष का है वह कुल बजट का 1.97% है। यहीं पर तुलना कर दीजिए, जबकि ऐसे अनेक विकसित देश हैं जिनका बजट एलोकेशन 4 से 5% तक रहता है। एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं फ्रांस का और सबका। ठीक है, एक आध लिख सकते हैं कि फ्रांस में 4 से 5% तक का बजट एलोकेशन रहता है। यानी कि अब हमारी पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से थोड़ा हमारा बजट एलोकेशन कम है। अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास में जो हमारे सम्मुख बड़ी समस्या है वो क्या हो गई, धन की कमी है। तो क्या कहेंगे कि पीपीपी मॉडल के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में आधारभूत संरचना का विकास करने में सहूलियत होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो पैसा है वह उस यूनिट से आ जाता है, चाहे प्राइवेट पार्टी को इसमें शामिल किया गया हो, चाहे कोई लाभकारी संस्था हो या गैर लाभकारी संस्था हो, तो वो सब जब आएंगे तो इसमें पैसा लगाते हैं। किंतु आप पहले लिख चुके हैं स्वामित्व सरकार का रहता है, वो आप बता चुके हैं। चलिए, तो अब भारत में पीपीपी मॉडल पर भी, भारत में भी तेजी से कार्य हो रहा है। वास्तव में 2015 से इस मॉडल में थोड़ी ज्यादा तेजी आई है। 2015 डेट या वर्ष आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और जो अपेक्षा है उसके अनुरूप रिजल्ट लगभग उसके अनुरूप आ रहा है।
अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो जो अपेक्षा की गई थी वैसा परिणाम आना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी अभी नहीं है। क्यों? उसकी चैलेंजेस हैं, हम लोग बात करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस पीपीपी मॉडल पर बनाए हैं। ध्यान रखना है, आपको तो पता ही है कि सरकार का ही स्वामित्व रहेगा, स्वामित्व किसी और का होगा नहीं। ठीक है, बलिया, रामपुर, चित्रकूट कई कॉलेज पीपीपी मॉडल पर बन चुके हैं। वहीं पर जो सीएचसीज होती हैं उनको भी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ला करके वहां सेवा प्रदाता मतलब सर्विसेज देने का काम जो है उसमें भी पीपीपी मॉडल अप्लाई किया जाना शुरू हुआ है। और करीब 12-14 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये लागू भी हो गया है, चल रहा है, और भी कई हॉस्पिटल्स को ला रहे हैं। राजस्थान में तो पीपीपी मॉडल के लिए जो प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उसके लिए बाकायदा टेंडर निकलता है, और उस पर वो लोग टेंडर में जो है पार्टियां आती हैं और फिर सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। इसमें यह पाया गया, अब थोड़ी तो कमी रहेगी ही, तो इसमें यह पाया गया है कि भले ही सरकार का स्वामित्व होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी पाया जा रहा है कि उतनी लागत प्रभावकारिता नहीं है, अर्थात कॉस्ट थोड़ी बढ़ जा रही है। तो दूसरी तरफ यह भी पाया गया है कि सेवाओं की प्रभावकारिता में उतना परिणाम नहीं मिल पाया है अभी तक जितना अपेक्षित था। इसके कारण क्या है? तो इसके कई कारण हैं। इसकी प्रभावकारिता को में बाधा बनने वाले अनेक कारण हैं। पहला, एक तो आम जनता को जैसे ही प्राइवेट लोग दिखते हैं तो ट्रस्ट नहीं, तो जनता में इनके ऊपर विश्वास नहीं है। कॉस्ट जो है, कभी इस बात की संभावना बनी रहती है कि लागतें मतलब की जो दवाइयों की कीमत, सेवाओं की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने अभी कहा। और ऐसे में जो क्या कहते हैं, वंचित क्षेत्र वर्ग है समाज का, उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की जो है संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी आपको जोर देना है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और सरकार आयुष्मान भारत जैसी योजना जो है वो गरीबों के लिए बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। फिर अगली बात है कि क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, और ये सच्चाई है कि अभी सरकार इस पर काम भी कर रही है कि एक बेहतर विनियामक प्रारूप तैयार हो जाए, नियम विनियम अच्छे से तैयार हो जाएं, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जटिलताएं हैं विनियमन की, वो समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद है क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग। जो क्वालिटी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है कि लागत प्रभावी, हमने कहा कि लागत प्रभावी होंगी, तो उसका मॉनिटरिंग करना, उसका अनुश्रवण करना थोड़ा कठिन है। फिर कई बार फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, वित्तीय संसाधन भी कि कम उपलब्ध हो पा रहे हैं, इसलिए भी इसे बहुत प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसका कारण जानते हैं क्या है? जितने भी बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, मैक्स हो गया, वेदांता हो गया, या और बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर में अपना एक अलग तरीके से काम करते हैं। तो कई बार वो लोग साझेदारी नहीं करते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारी सर्विसेज सस्ती जाने लग जाएंगी, फ्री जाने लग जाएंगी, तो हम तो लॉस में जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा बने, तभी ये बेहतर हो सकता है। और क्षमता निर्माण यानी कि ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सरकार और निजी क्षेत्र या किसी जो है गैर सरकारी संगठन के साथ, हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के सेक्टर में आधारभूत संरचना के विकास में, तो अभी भी ऐसा पाया गया है कि जो संविदा होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो क्या कहते हैं प्रारूप है, वह थोड़ा जटिल रहता है। सरकार, आगे आपको बताना है कि सरकार ने नीति आयोग की दो, सरकार नहीं, क्षमा कीजिएगा, आप फिर फाइनली कहेंगे कि नीति आयोग ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में अनेक मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जो है विमर्श किया है और अनेक अनुशंसाएं की हैं, जिसमें से यह भी है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाया जाए,
कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन है इसको ठीक किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक फाइनेंशियल वित्तीय संसाधनों को आकर्षित किया जा सके। मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट यह भी जरूरी है। तो ये हो गया फाइनल आपका कंक्लूड। ठीक है, तो कंक्लूजन, इफेक्टिवनेस को प्रभावी करने का आप बता देंगे तरीका कि भाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बढ़ाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग ठीक की जाए, मतलब क्षमता निर्माण किया जाए, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग जो है को बढ़ावा दिया जाए। ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट में था कि निष्पादन आधारित संविधाओं को बढ़ाया जाए, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो देखा जाए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुंचानी है उसका ध्यान रखा जाए। और इस कड़ी में आयुष्मान भारत जैसी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ और भी तमाम जमीनी लेवल पर चलती हैं, आशा है, ये है वो, तो जितनी भी वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही हैं वे बेहतर योजनाएं हैं। और इसी तरह से आप कहेंगे कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन यह भी बेहतर किया जाना चाहिए। अनुश्रवण और मूल्यांकन बेहतर, यहीं पर उत्तर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 200 वर्ड है, ज्यादा अपने पास सीमा नहीं है शब्दों की। अब अगला सवाल है, पावर्टी कैन कंट्रीब्यूट टू वर्सनिंग मेल न्यूट्रिशन बाय कंप्रोमाइजिंग द फूड इनटेक एंड ब्लास्टरिंग हिडन हंगर। ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 111वें नंबर पर आता है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट भारत में बहुत ज्यादा है। वेस्टिंग मतलब ऐसे बच्चे जिनका उनकी जो हाइट है उसके अनुसार उनका वजन कम होना। गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है। तो प्रश्न बना कि भाई गरीबी ये भी करती है। अब इसमें जो है एक बात और समझना है कि कौन पहले है कौन बाद में है, यह कहना कठिन है कि मल न्यूट्रिशन है इसलिए गरीबी है या गरीबी है इसलिए मल न्यूट्रिशन है। ये इसमें कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना थोड़ा जटिल या कठिन है। ठीक है, क्यों कठिन है? क्योंकि जो लोग मल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है, तो अगर कोई कुपोषित है तो उसकी कार्य क्षमता अपने आप कम हो जाएगी, गरीबी आ जाएगी। तो ये कारण प्रभाव संबंध इसमें नहीं बैठाया जा सकता है। और फिर आप देखेंगे तो इसके दो पक्ष हैं, पावर्टी, मल न्यूट्रिशन और हंगर। इन्हीं तीन बातों पर आपका प्रश्न का उत्तर चलना है, यानी कि आपको अपने प्रश्न में इन्हीं तीन बातों पर ध्यान रखना है। गरीबी है तो भुखमरी कितनी है, थोड़ा सा डाटा डाल देंगे, उत्तर आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, इंट्रोडक्शन आप ऐसे कर सकते हैं कि भारत में गर्भवती महिलाएं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ज्यादातर पाया गया है कि मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की समस्या ज्यादा पाई जाती है। या फिर आप शुरू कर सकते हैं कि वैश्विक हंगर इंडेक्स जो है, भुखमरी सूचकांक, उसके अनुसार 125 देशों की सूची में भारत भुखमरी में 111वें नंबर पर आता है। इसी में यह भी जोड़ सकते हैं कि हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट भारत का 18.7% है, और मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन जो वैश्विक रिपोर्ट आती है उसके रिपोर्ट में 2023 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में 74% आबादी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाती, खरीद नहीं पाती, स्वास्थ्य कर जो है डाइट वो ले नहीं पाती क्योंकि उसके पास धन का अभाव है। तो वहीं 39% जनसंख्या ऐसी है जिसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब ये जो है क्या हो गया, आप देखें कितनी बड़ी समस्या हो गई। और आपका इंट्रोडक्शन तीन में से किसी एक पर आप शुरू कर सकते हैं, आपने डाटा भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब
इस डाटा के बाद आप वहीं से शुरू करें कि किसके कारण क्या है, यह कहना थोड़ा कठिन है। वही कॉज एंड इफेक्ट, थोड़ा सा उत्तर थोड़ा आपका अलंकारिक हो जाएगा, वो डाल दिया। फिर उसके बाद कहेंगे कि अच्छा, गरीबी के कारण जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, कुपोषण का अंतर जनरेशनल प्रभाव पड़ता है, इंटर जनरेशनल प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे यदि कोई महिला गर्भ के दौरान कुपोषित थी, तो यह संभावना बहुत ज्यादा रहती है कि उसका बच्चा भी बच्चा भी कुपोषण का शिकार होता है। अब आप अपनी बॉडी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा है कि भारत में कुपोषण है, तो आप कहेंगे कि इसका बहुत बड़ा कारण गरीबी है। सबसे पहले नंबर पर इसको रखेंगे, गरीबी। क्योंकि आप देखिए, आपने थोड़ी देर पहले 2023 की वैश्विक रिपोर्ट रख दी, उसमें आपने कह दिया कि 74% लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जब गरीबी है तो इसी कारण नहीं अफोर्ड कर पाते ना। और फिर आप कहेंगे कि अच्छा, आगे बढ़ते हुए कि इसका एक और कारण है अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्या कहते हैं, आय का वितरण है भारत में, वह बहुत असमान है। और आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम जो धन है वो कुल कितने थोड़े से प्रतिशत लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। फिर लिमिटेड एक्सेस है हेल्थ केयर की तरफ। तो जब स्वास्थ्य सुविधाएं लोग नहीं ले पाते हैं, तो भी कुपोषण की समस्या बढ़ती है। और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ना बन पाने का कारण भी क्या होता है, फिर वही गरीबी। फिर यह भी पाया गया है भारतीय समाज में कि थोड़ा सा लैंगिक असमानता रहती है, जेंडर डिस्पैरिटी होती है, महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है, और इस कारण भी ये समस्या आती है। ठीक है, कारण आप बता दें। उसके बाद कहेंगे ये भी बहुत बड़ी समस्या है, आपको तो पता ही है। लेकिन जो फ्री एक्टिवेशन का मामला था, खुले में शौच जाने का, उसको भारत सरकार ने लगभग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन समस्या क्या है, घर में गांव वाँव में अगर आप जाएं तो देखें तो अभी भी दिक्कत है। तो सैनिटेशन की समस्या, हाइजेनिक चीजें उपलब्ध ना होना, ठीक है। और फिर सीजनल हंगर, ऐसा सीजन आता है जब गांव वाँव में विलेज, ये सीजनल हंगर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप ऐसे समझ लें कि जब दो फसलों के बीच में एक ऐसा समय आता है जब फसल नहीं होती है, तो बहुत सारे लोगों के, किसानों के पास, जो बहुत छोटे किसान हैं या जो वर्कर है, लेबर क्लास है, उसके पास काम नहीं है, तो अब कहाँ से खाए, तो सीजनल अनशन। इसी तरह से एक और जो सबसे बड़ी समस्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं कुपोषण को से दूर, मतलब कुपोषण को दूर करने के लिए, उनका बहुत प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन ना किया जाना भी एक बड़ी समस्या है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, शिकायतें आती रहती है, जैसे मान लो मिड डे मील वाली योजना है, बच्चों को मिल रही है, लेकिन पता चला भोजन ही पर्याप्त पोषण युक्त नहीं है उनका, तो समस्या है। तो यह भी आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट और ये सब में आता रहता है कि ऐसा है। ठीक, अब क्या करना चाहिए, तो यदि जो है भारत को कुपोषण और भुखमरी से बचाना है, तो सबसे पहला जरूरी काम कदम होगा भारत सरकार का कि वह सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है उसे और ज्यादा बढ़ाए, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सेफ्टी नेट जिसे आप कह सकते हैं। और जब सोशल सेफ्टी का दायरा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है, तो आप यह भी समझते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के लिए तमाम जो योजनाएं हैं उसे अधिक से अधिक प्रभावकारी तरीके से लोगों तक पहुंचाना होगा। इसी प्रकार गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण करने से भी महिलाओं में अपने स्वयं से क्या होगा, बहुत सारे निर्णय लेने की क्षमता आएगी, और उनके पास थोड़ी वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध होंगे, तो वे बेहतर कर पाएंगी और कुपोषण से बचा जा सकता है। जितनी भी स्कीम्स वगैरह बनती हैं, उसके लिए जरूरी ये होगा, यह ध्यान रखना होगा सरकार को कि बहुत ही
पिन पॉइंटेड यानी टारगेटेड इंटरवेंशन जिसे कहा जाता है, लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए ही वे बनाई जानी चाहिए। जैसे कि आप जब आपको डाटा आपके पास है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो उन्हीं को टारगेट करके योजनाओं को प्रभावकारी तरीके से क्रियान्वित किया जाए। और कुपोषण, सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब के संदर्भ में शिक्षण, प्रशिक्षण और कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। जितनी भी योजनाएं, अगली बात, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका अनुश्रवण और उनका मूल्यांकन भी बहुत अच्छे से किया जाना आवश्यक है। और अंत में सबसे बड़ी बात कि सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाना भी चाहिए। सोशल ऑडिट से उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह को नहीं देखा जाता है, बल्कि समाज पर उस योजना का प्रभाव क्या पड़ा है यह देखा जाता है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए। और फिर आप अपने उत्तर को अंतिम रूप यहीं पर देते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये सुझाव भी हो गया आपका और बस हो गया। अगला प्रश्न है कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैव पोटेंशियल टू एनहांस efficiency and reduce corruption. Critically examine their implementation in India with example. भारत में कार्यकुशलता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने में ई गवर्नेंस की जो पहले की गई हैं वे बहुत अधिक क्षमता रखती हैं। और इन तमाम पहलों का उदाहरण सहित क्रियान्वयन जो है इनके क्रियान्वयन को आप उदाहरण सहित एग्जामिन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको बता देना चाहिए कि क्या होता है ई गवर्नेंस, और फिर उसके बाद उसकी इनिशिएटिव्स, फिर किस तरह से ये एनहांस करेगा इसको। अब इस उत्तर को ना ऐसा सजा के मैं भी आपको बताने वाला हूं जैसे कि सारे ही है, बड़ा ही लॉजिकली आप आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका क्रिटिकल एग्जामिन करना है। तो क्रिटिकल एग्जामिन में क्या होगा कि भैया क्रियान्वयन में अगर प्रभावकारी नहीं है तो समस्या क्या है। अब सबसे पहली लाइन ही हाँ, अब देखिए इसमें क्या करना है, ई गवर्नेंस क्या है ये बताना है, फिर कैसे कार्यकुशलता बढ़ेगी, कैसे करप्शन घटेगा, और पहलों का, इनिशिएटिव्स का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो पहलों का नाम भी देना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स का नाम भी देना पड़ेगा, और वहीं पर तुरंत उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो जितनी भी पहले हैं वास्तव में सब चल बहुत अच्छी रही है। आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखा तो है यहाँ पर, चल बहुत अच्छी रही है। खाली समस्या जो है वह नेटवर्किंग की है, डिजिटल एजुकेशन की है, जिसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। यही सारी समस्याएं हैं, ज्यादा समस्या नहीं है। चलिए बात करते हैं। तो ई गवर्नेंस सिंपली रेफर्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस दैट इज with the use of ICT, governance with the use of ICT। कोई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई गवर्नेंस रेफर्स द गवर्नेंस with the use of ICT। ई गवर्नेंस का तात्पर्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा किए जाने वाले गवर्नेंस से है। अब ई गवर्नेंस को जोड़ना है कि कैसे ये कार्यकुशलता बढ़ाएगा और कैसे करप्शन को कम करेगा। तो कहेंगे कि ई गवर्नेंस, आगे बढ़ जाएंगे, ई गवर्नेंस मेक्स द गवर्नमेंट स्मार्ट, और इंग्लिश हिंदी चाहे जो हो यही लिखेंगे स्मार्ट, क्योंकि इसका मीनिंग बताना, इसका मतलब बताना है। ठीक है, स्मार्ट। ई गवर्नेंस गवर्नेंस को स्मार्ट बना देता है, मेरी तरह बना देता है। इसका तात्पर्य है एस फॉर सिंपल, एम फॉर मॉरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिव, टी फॉर ट्रांसपेरेंट। अर्थात ई गवर्नेंस के द्वारा सरल गवर्नेंस, सरल यानी कि गवर्नेंस की जितनी भी प्रक्रिया है वह सरल हो जाती है, नैतिकता आती है, मॉरल होता है, अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिव यानी अनुक्रियाशील हो जाता है, और पारदर्शी। यानी कि ई गवर्नेंस से आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं।
कुछ लोग एस को स्मॉल भी लिखते हैं कि सरकार का आकार छोटा हो जाता है, वो तो है ही है, सॉरी गवर्नेंस में आकार, लेकिन ये एस को यहाँ सिंपल ही लिखना है आपको, स्मॉल नहीं। वो वहां प्रयुक्त होता है जहां ई गवर्नेंस का सरकार के आकार से लेना देना हो, यानी कि लोक सेवकों की संख्या से लेना देना हो, वहां पर आप इसको स्मॉल लिखेंगे, यहाँ इसको सिंपल लिखेंगे। चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन बड़ा प्यारा सा हो गया कि अच्छा ये चीजें होती हैं। अब देखिए, आप ऐसे ही स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब जवाबदेहिता बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, ठीक है, तो कार्यकुशलता अनिवार्य है बढ़ेगी। लेकिन चूंकि प्रश्न में ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, तो थोड़ा ऐतिहासिक रूप से आप लिखते हुए बढ़ जाइएगा, मजा आ जाएगा। तो कह देंगे कि ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव सबसे पहले बार नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1977 में शुरू हुआ। बस शुरू हुआ, कुछ खास काम नहीं हुआ। 1987 में इसमें बेहतर, या यूं कहें कि थोड़ा सकारात्मक और बेहतर प्रयास किया गया, और इसका नाम बदलकर एनआईसी नेट कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बना, और अब जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 चल रहा है, जिसे हम लोग ई क्रांति के नाम से जानते हैं। ई क्रांति के द्वारा क्या करना है, तो भारत सरकार के जो लक्ष्य है, अब यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि ई क्रांति पूछा नहीं है, पर आपको दिमाग में रखना है कि जो लक्ष्य है, किस तरह से डिजिटलाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस करना है। मेन वही बात है, डिजिटलाइजेशन एंड गवर्नेंस। फिर नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की जो है जानकारियां रहती, इंफॉर्मेशन रहती हैं। फिर अब इनिशिएटिव्स में ई प्रोक्योरमेंट्स में टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है ना, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक, और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। सरकार की जो खरीद है, जो कुछ भी खरीदते हैं, जेम पोर्टल का आपने नाम भी सुना होगा। तो ई प्रोक्योरमेंट से क्या हुआ, भ्रष्टाचार लगभग नगण्य हो गया या शून्य हो गया, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। इसी तरह से जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सेवा, और इसके लिए सीएससी पहले था, अब क्या कर दिया, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 भी भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। इसका मतलब पहले जो था वो कम प्रभावकारी था, इसीलिए ये सारी चीजें बढ़ाई जा रही हैं 2.0 के नाम से। फिर आधार, आप जान रहे हैं पूरा भारत वर्ष जो है एक तरह से सबका डाटा हो चुका इकट्ठा, जीएसटीएन ये भी एक है। फिर अब बहुत सारी सेवाएं मोबाइल ऐप के थ्रू उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह से ई टेंडरिंग हो गया, ज्यादातर सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और सभी सरकारों में। तो जो टेंडर की पहले जो है वो होती थी, बेईमानी होती थी, वो भी खत्म हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने MCA 21 के नाम से कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और अनेक तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इससे भी समय बच रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, इकोनॉमी आ रही है, मतलब मितव्ययिता बढ़ रही है, और प्रभावकारिता भी बढ़ रही है। फिर लैंड रिकॉर्ड्स ज्यादातर सभी राज्यों में ई हो गए हैं, ई रिकॉर्ड्स हो गए हैं। सेवोत्तम, ये भी आप जानते हैं, सेवाओं की उपलब्धता के लिए एक बेहतर योजना है। लेकिन इन सब के तमाम जो, सीधी सी बात है, इन सभी योजनाओं का जो इवैल्यूएशन करना है, अंतिम चरण में आ गए आप अपने प्रश्न के उत्तर में, तो किसी एक को नहीं कह करके आपको सीधे कहना है कि सभी के प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक या निम्नलिखित समस्याएं, क्योंकि सबके समक्ष वही समस्या है, चाहे ई क्रांति हो, चाहे सेवोत्तम हो, चाहे कोई मोबाइल ऐप पे सर्विसेज लेनी हो। यदि हमको मोबाइल ये एडवांस वाला एंड्रॉयड या जो iOS है उसको चलाना ही नहीं आता है, तो हम कैसे मोबाइल ऐप से सेवाएं ले पाएंगे। यदि हमारे पास एजुकेशन की कमी है, तो हम कैसे सेवाएं ले पाएंगे, है ना। तो डिजिटल डिवाइड एंड एजुकेशन, इसमें दोनों चीज जोड़ दें। एजुकेशन, अब बहुत सी सेवाएं हैं जो रीजनल लैंग्वेज में अभी भी नहीं मिल पाती हैं, क्षेत्रीय भाषा में नहीं मिलती हैं। भारत सरकार की ज्यादातर चीजें हिंदी और इंग्लिश में है, तो जिसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आ रही है, केवल क्षेत्रीय भाषा आती है, उसके लिए समस्या है, ठीक है। फिर
कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स, जो हमारा लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, सारे जो कर्मचारी हैं, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है, यानी कि उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। फिर जो अब और जो चैलेंजेस हैं, जैसे हम आप तो बड़े एडवांस हो गए, सारा कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपके डाटा की कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है। डाटा प्राइवेसी तो है ही नहीं, अब एकदम नहीं है। ऊपर से साइबर खतरा। अब डाटा प्राइवेसी का हाल देखिए। अभी कल परसों की घटना है, कल रात वात में या कल सुबह में कोई मेरे फेसबुक अकाउंट का एक कॉपी करके फेसबुक बना दिया और सबको मैसेज भेज भेज के कह रहा है, हाय सर कैसे हैं, 2000 भेज दीजिए, अगर आप गूगल ऐप चलाते हैं तो ये करते हैं तो वो करते हैं। साइबर खतरा, साइबर थ्रेट बहुत बड़ा हुआ है, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मैं फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इनको टैकल करने के लिए प्रयासरत नहीं है। इनको अच्छे से प्रभावकारी तरीके से, कार्यकुशल तरीके से टैकल करने के प्रयास में लगी हुई है। यह भी बताना है, दर्पण जो है क्या है, तो एक ऐसा टूल है जो मॉनिटरिंग करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्रगति, जिसका फुल फॉर्म ही होता है टू एंश्योर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो प्रगति कार्यक्रम भी क्या कर रहा है, इसको बेहतर जो है टैकल करने की, समस्याएं जो जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने की, उनको दूर करने के लिए में यह भी जो है सहायता कर रहा है। और CSC 2.0 भी, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 भी शुरू किया गया है। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को निष्कर्ष की ओर, कंक्लूजन की ओर ले जाएंगे। क्रिटिकल एग्जामिन भी हो गया। अब अगला सवाल है, द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इज इवॉल्विंग विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड पॉलिसी चेंजेस, डिस्कस द एमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो किसके सामने, बिफोर सिविल सर्विसेज। बड़ा मजेदार सवाल है, और इसमें ना दो चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसको लोग ध्यान रखिएगा आप। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और पॉलिसी चेंजेस है, ये एक्चुअली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ही पॉलिसी चेंजेस हुए बड़े तेज, यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों स्तरों पर बहुत ज्यादा क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। समझ गए? इसीलिए चुनौतियां नहीं है, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि वो चुनौतियों से जो पार पाएगा, जो भी लोक सेवक उन चुनौतियों को जो है एडप्ट कर लेगा, उन चुनौतियों के सम्मुख स्वयं को और आगे निकलेगा, वही उसके लिए चुनौतियां भी अवसर में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि इन दोनों में भी बड़ा ही गहरा रिश्ता है इस प्रश्न के उत्तर में। हमेशा नहीं, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदल लो, चुनौतियों से अवसर निकालो। चलिए देखते हैं हम लोग तो इस प्रश्न के उत्तर को। जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों में बड़ा गहरा रिश्ता है, और जो चुनौतियां हैं वही अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। यही उत्तर का मेन फ्रेम है, प्रारूप है। उत्तर में हमें ध्यान रखना है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलप एडवांसमेंट हुआ, तो पॉलिसीज पर क्या क्या परिवर्तन आने शुरू हुए, और फिर चैलेंजेस क्या हैं। ऐसे में लोक सेवकों के सम्मुख ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो नए नए उभरते हुए चैलेंज हैं, और फिर उनके सम्मुख अवसर कैसे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, भाई सबसे जरूरी इंट्रोडक्शन में ये 5-6 चीजें डालना है। ठीक, तो कैसे डालेंगे, तो बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। मैंने बड़ी कोशिश की है इसको शॉर्ट एंड करने की। तो आप कहेंगे सबसे पहले कि लोक सेवाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक है,
इनकी भूमिका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में कैसे? तो भैया इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराया जाना इन्हीं के कंधे पर रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, यानी जो आप देख रहे हैं पीआरआईज एंड म्युनिसिपैलिटीज, उसमें भी इन्हीं की भूमिका है। फिर नीति निर्माण में इनकी भूमिका होती है। सर्विस डिलीवरी, सेवाओं की आपूर्ति, कॉमा कर करके लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो। यही को अगर लिख दो तो 200 वर्ड हो जाएगा साहब, तो कॉमा करके बस नाम डालते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर गवर्नेंस का जो है कंटिन्यूएशन, यानी गवर्नेंस को चलायमान रखना। फिर लोक सेवक ही क्या बनता है? कैरियर डिप्लोमेट बनता है, ठीक। और लोक सेवकों की यह भी भूमिका है क्वासी जुडिशियल अर्धन्यायिक। आप जानते हैं डीएम एसडीएम बनने पर आपके पास अनेक ऐसे कार्य होते हैं जहां आप सीधे डिसीजन लेते हैं, निर्णय देते हैं, जुडिशियल काम करते हैं। इसी प्रकार इनकी महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक आर्थिक विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में भी है। क्लियर है? और यही उदाहरण भी दे डाली ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि ऐसे भी लोक सेवक हैं जिन्होंने वित्तीय अनुपलब्धता की चुनौती को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण काम किए। जैसे मणिपुर के आईएएस ऑफिसर एमस्ट्रैंग पेन ने क्लाउड फंडिंग के द्वारा 100 किलोमीटर सड़क तैयार करवा दी, जिसमें सरकार से कोई भी धन नहीं था, कोई प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट का नहीं था। 100 किलोमीटर की सड़क उन्होंने अपने जिले में तैयार करवाई, केवल और केवल क्लाउड फंडिंग से। ठीक है, लोगों से क्या लिया होगा तो आप समझ ही रहे हैं, लोगों से क्या लिया होगा ये तो आप अच्छे से समझ, चंदा, डोनेशन, जो भी समझ लीजिए। अब आते हैं कि पॉलिसी चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दोनों को एक साथ बताना है। तो आप कहेंगे कि प्रौद्योगिकी के विकास के कारण नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर, पॉलिसी चेंजेस जो है नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पहला पॉइंट, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अधिक सटीक, पूरा सटीक नहीं मिलता, जान लीजिए, कभी भी कंप्लीटली एडिक्वेट नहीं हो सकता, अधिक सटीक। तो अधिक सटीक आंकड़े उपलब्ध होने लगे। मशीन लर्निंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या हो रहा है? पॉलिसी चेंजेस में क्या हो रहा है? पॉलिसी पर नीति निर्धारण, क्रियान्वयन, पूरा नीति प्रक्रिया कह सकते हैं। नीति प्रक्रिया में निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग बहुत हद तक सुगम हुई है। सुगम हुई है, ध्यान रखना है, सुगम हुई है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इनका प्रभाव ई गवर्नेंस पर भी बहुत अधिक पड़ा है। अब क्या हो रहा है कि सेवाएं जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यूज ऑफ आईसीटी से जो मिल रही हैं, वे बहुत चैलेंजिंग हो रही हैं। और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में देखो, चुनौती भी है तो अवसर भी है, चुनौती है तो अवसर है। अब ये क्या हो गया? ये अवसर है कि लोग इसको सीखें, इसको समझें और अपने आप को उसमें इतना आगे ले जाएं कि प्रधानमंत्री से पुरस्कार पा जाएं। अभी बात करेंगे हम लोग। इसी तरह से ई गवर्नेंस के प्रोसेस में ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हालांकि पॉलिसी चेंजेस ही हैं, लेकिन पॉलिसी चेंजेस, क्वेश्चन में पॉलिसी चेंजेस हैं, लेकिन पॉलिसी चेंजेस पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे गवर्नेंस पर भी प्रभाव पड़ता है, पहली बात। दूसरी तरफ ई गवर्नेंस इन इटसेल्फ इज अ
is based on technological advancement. ई गवर्नेंस भी प्रौद्योगिकी के विकास पर ही निर्भर है ना भाई। जब तक प्रौद्योगिकी का विकास नहीं होता तो ई गवर्नेंस की बात आज हम लोग करते नहीं। इसी प्रकार जो सेवाओं की आपूर्ति है उस पर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही गवर्नेंस किया तो गवर्नेंस क्या है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए बहुत सारा रूट्स भी एफसीआई के थ्रू, राशन के थ्रू जो आता है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जनता की भागीदारी भी गवर्नेंस में तेजी से बढ़ने लगी है, बढ़ी है। और ऐसे में लोक सेवकों के सम्मुख यह भी चुनौती आई है या आ चुकी है कि वे जन हितैषी रूप से कार्य करें, जनता को इंगेज करें, सिटीजन पार्टिसिपेशन को बेहतर बनाएं, और उसमें भी उनकी मदद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है। तो जहां चुनौती भी है, मतलब सॉरी, जिस तरह के ये इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो एक तरफ इन इम्पैक्ट से, इन प्रभावों से जहां एक तरफ चुनौती आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अवसर। चुनौतियां क्या क्या है देखिए। जब कोई डाटा, सॉरी, जब कोई मशीन लर्निंग के आधार पर या एआई के आधार पर सपोज कोई सेवा उपलब्ध कराई जाने लगे, तो क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को सुनिश्चित किए जाने की समस्या पैदा हो जाएगी, और हो जाती है। कोई योजना है, पूरी तरह से मशीनी कार्यवाहन क्रियान्वयन चल रहा है उसका, तो अब ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो क्या हो गया, क्या हो गया, मान लिया जाएगा कि अच्छा मशीनी टेक्नोलॉजिकल गड़बड़ी है, सॉफ्टवेयर डाउन हो गया है। आप सुनते रहते हैं, कई बार यह भी आपको पता चला होगा, मीडिया में खबरें रहती हैं, सरकार की तरफ से तो मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी किया हो। कई बार ऐसा होता है कि तत्काल टिकट हमारी आपकी नहीं बुक हो पाती है, कुछ ही लोगों की तत्काल टिकट बुक होती है, और यदि उनको आप दे दीजिए तो आपकी भी हमारी भी बुक करके दे देंगे, हम आप करेंगे नहीं होगा। समझ गए? ज्यादा नहीं बोलूंगा। जवाबदेही नहीं होगी, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, इतना ही है ना कहना। ये है फिक्सेशन ऑफ, और इसका दोहरा प्रभाव पड़ता है, जहां की एक तरफ हम कहते हैं कि जवाबदेही बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, पारदर्शिता बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है, प्रभावकारिता बढ़ जाती है, वहीं दूसरी तरफ अगली बात, लेफ्टिज्म कहाँ पाया जाता है, नौकरशाही में। ये नौकरशाही की विशेषता है कि ये कार्यों को डिले करता है, लाल फीता शाही। लाल फीता शाही को ही कहते हैं कि लोक सेवकों की वह प्रवृत्ति कि वो कार्यों को डिले करें। तो समझना बात को, अब अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है तो ये जो प्रवृत्ति है लाल फीता शाही वाली, अब उनके इस उनको इससे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, वो काम करेगी। तो आप डिले करने की कोशिश भी अगर आप करते हैं तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक चुनौती अभी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, प्लान ही चल रहा है। अच्छा, अगली बात, डिजिटल एजुकेशन और ट्रेनिंग की समस्या है। ट्रेनिंग में इसलिए जोड़ रहा हूं कि हमारी आपकी आम जनता की तो जो समस्या है वो डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल एजुकेशन की है, लेकिन जो सर्विस प्रदाता है, जो नीतियों पर काम कर रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी होगा। मान लीजिए पॉलिसी मेकिंग के दौरान डाटा इकट्ठा हुआ है, तो उस डाटा की प्रोसेसिंग कैसी होगी, मशीन लर्निंग के आधार पर कैसे वो काम करता है, एआई कैसे काम करता है, ये सारी चीजें अभी आप जरूरी हो जाती है। इसी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अभी बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, हम सभी जानते हैं।
तो यह भी एक बड़ी समस्या है। और फिर सरकार के यानी कि लोक सेवकों के सम्मुख भी वही समस्या है, सिक्योरिटी वाली, सुरक्षा की। ठीक है, साइबर खतरा उन पर भी मंडराता रहता है, साइबर फ्रॉड के कारण, है ना। या फिर पता चला कि पूरी की पूरी वेबसाइट ही हैक हो गई, पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें उनके सम्मुख भी। अब अगली बात, तीनों चीजें, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावकारिता टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। और आगे यह भी माना जा रहा है, अभी भी बहुत कुछ बढ़ गया है, आपको पता ही है एआई के आने से कितना एफिशिएंट हो गया है एआई। चैट जीपीटी पता नहीं क्या क्या कर देता है, मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं करता हूं, मैं कर भी नहीं पाता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, और मैं क्यों नहीं करता हूं ये बता दूं, ह्यूमन ब्रेन कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग। तो पॉलिसी चेंजेस में ये जितना जो कार्यकुशलता, मतलब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन, पूरी नीति प्रक्रिया कह दीजिए, नीति प्रक्रिया में जितने भी प्रभाव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पड़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड इकोनॉमी, इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस यह संभव है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब वहां लाल फीता शाही ना हो, जब वहां डिजिटल एजुकेशन हो, यानी कि ये जो चैलेंज है डिजिटल एजुकेशन ना होना, ट्रेनिंग ना होना, ये सारी चीजें ठीक की जाए। तो यदि इनको ठीक किया जाए तो यह समझ लिया जाए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लोक सेवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी खोल रहा है। आपके उत्तर का अंतिम चरण यही होगा कि आप बताएंगे कि यदि वो ट्रेनिंग ले लेते हैं बढ़िया से तो आगे बढ़ जाएंगे, और फिर आगे बेहतर उनका परफॉर्मेंस हो जाएगा। बस, तो लोक सेवाओं को आगे अंतिम कंक्लूजन अब आ गया कि लोक सेवाओं या लोक सेवकों के लिए, अब यहाँ लोक सेवकों के लिए कहा जाएगा, सिविल सर्वेंट्स के लिए, ये जो आप लिखेंगे कि प्रौद्योगिकी के उन्नतीकरण उन्नतकरण तथा उन्नतकरण के कारण जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, इनके दौर में या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में, प्रौद्योगिकी उन्नतकरण के दौर में जो चुनौतियां आ रही हैं, उनको अवसरों में बदला जा सके और लोक सेवकों की कार्यकुशलता, मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके, और जितनी भी नई चुनौतियां हैं उनको कोप अप, उनसे निपटा जा सके। इस हेतु भारत सरकार ने अनेक प्रयास भी शुरू किए हैं। जैसे उसमें बताएंगे, पहला मिशन कर्मयोगी, यह इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के दी जा रही है मिशन कर्मयोगी के नाम से लोक सेवकों को, जिससे कि उनकी क्षमता निर्माण, उनमें क्षमता का विकास, विकास नहीं, उनकी क्षमता को और बेहतर किया जा सके। ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। इसी तरह से नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर एलिवेटिंग क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का ट्रेनिंग की भी गुणवत्ता और क्षमता को उन्नत करने के लिए लोक सेवाओं संबंधी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, उन सभी के लिए एक राष्ट्रीय मानदंड भी तैयार किया जा चुका है, और इसके अंतर्गत भी इन चीजों को किया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है, पीएम अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक सर्विस। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य या उत्कृष्ट योगदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री पुरस्कृत भी कर रहे हैं। आपका उत्तर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो गया। चलिए, अंतिम प्रश्न है, हाउ कैन द सिविल सर्विसेज
promote participatory governance and inclusive development in India, suggest measures for reform. लोक सेवाएं, भागीदारी, गवर्नेंस तथा सर्वांगीण विकास के संवर्धन में क्या भूमिका निभा सकते हैं, यानी कैसे कर सकती हैं संवर्धन, और सुधार हेतु उपाय भी सुझाने की बात यह प्रश्न कर रहा है। इस प्रश्न में आपको दो तीन चीजों पर, दो बातों पर तो बिल्कुल ध्यान देना है। एक हो गया पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, दूसरा हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो जानते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब आप सबको पता है कि जब जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल हो जाए, ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो जाए, सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है कि सभी तबकों का विकास, सभी तबकों का विकास, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वहीं जब आप पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस जो है की प्रक्रिया में भागीदारी की जब आप बात करते हैं, तो जब गवर्नेंस की प्रक्रिया में भागीदारी की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ नीति निर्माण, योजना निर्माण, या जो भी पॉलिसी या प्रोजेक्ट जो भी निर्माण करना है वो, प्लस उसका क्रियान्वयन, दोनों के स्तर, दोनों स्तरों पर निर्णय में जनता की भागीदारी कराना। अब पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कैसे बढ़ सकता है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में रोल कैसे ये प्ले कर सकते हैं लोक सेवक, यही बताना है। आसान, ठीक है, चलिए बता देते हैं जल्दी से। तो देखें, आप पहले इंट्रोडक्शन शुरू करें, थोड़ा सा लुक्रेटिव इंट्रोडक्शन शुरू कर दें कि किसी भी लोकतंत्र के विकास या किसी भी देश में लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की लोक सेवा कितनी बेहतर, कार्यकुशल और प्रभावी तरीके से कार्य करती है। The successfulness of a democracy and the development of a country depends upon the efficient and effective civil services. क्लियर? कार्यकुशल एवं प्रभावी लोक सेवा पर निर्भर करता है लोकतंत्र की मजबूती और किसी भी देश का विकास। या आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, वो सिंपल हो जाएगा वो बहुत, ये थोड़ा सा सजा दिया आपने, ठीक है। फिर आप ये कह सकते हैं कि द सिविल सर्विसेज आर रिस्पॉन्सिबल, फिर लेकिन वहां रोल पूरा लिखना पड़ जाएगा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस या इन द प्रोसेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग। ठीक, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये वाला ज्यादा अच्छा इंट्रो है, ये वाला थोड़ा कम अच्छा इंट्रो है, लेकिन इसमें दोनों शब्द आ जाएंगे। चलिए अब देखिए, सीधे आ जाइए बॉडी में। लोक सेवाएं क्या कर सकती है, तो लोक सेवाएं जन भागीदारी या भागीदारी गवर्नेंस को और मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, या निभा रही है, निभा सकती है लिखिए, निभा तो रही ही है लेकिन लिखिए निभा सकती हैं। और कैसे निभा सकती है, तो निम्नलिखित तरीके से ये और बेहतर या मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। तो कैसे, निम्नलिखित तरीके से। पहला है engaging citizens in decision making through consultation, मीटिंग, सर्वे, फीडबैक। ठीक, तो यहाँ हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, नीतियों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन में परामर्श, मीटिंग, सर्वेक्षण, फीडबैक आदि के आधार पर लोगों को शामिल करते हुए। ठीक है, और ये काम कैसे होता है, तो पहले ही आपने लिख दिया, कंसल्टेशन, मीटिंग, सर्वे, फीडबैक। और चूंकि डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, तो ये सब पाने में, प्राप्त करने में लोक सेवकों को कोई समस्या है ही नहीं, ये आप जानते हैं। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि एम्पावरिंग
लोकल बॉडीज। दूसरा कौन सा तरीका है, कैसे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बढ़ेगा? तो भैया प्रशासन में, शासन में लोगों की भागीदारी, गवर्नेंस में लोगों की भागीदारी। तो लोकल बॉडीज पर सबसे पहले, अब तो खैर एनजीओ वगैरह भी आ गए हैं आपके, लेकिन उनको भी आप इसी के थ्रू कहीं ना कहीं ले आते हैं या योजनाओं के थ्रू लाते हैं। तो क्या हो गया अगली बात, एम्पावरिंग लोकल बॉडीज। पंचायती राज संस्थाओं तथा निगमों को क्या करना है, और अधिक मजबूत, सशक्त बनाना है। और कैसे? तो फिर कहेंगे कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, योजना निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं तथा म्यूनिसिपैलिटीज को शामिल करते हुए उन्हें और सशक्त बनाया जा सकता है, और इससे भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो जाएगा। फिर सोशल ऑडिट भी एक अच्छा उपकरण है, जिसके माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित होती है। पता ही चल जाता है कितनी भागीदारी हुई, सोशल ऑडिट से पता, क्योंकि सोशल इम्पैक्ट को आप ऑडिट कर रहे हैं। फिर पारदर्शिता को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना होगा। ये ध्यान रखें, यदि पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर चीजें मजबूत नहीं होगी। चलिए, इसी तरह से डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स, जो कि आप जानते हैं कि भैया लोक सेवाओं का काम जो है वो बहुत ज्यादा जनता से सीधे संपर्क वाला रहता है। इसलिए क्या होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे जो है प्लेटफॉर्म्स, सेवाओं की उपलब्धता के हेतु ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाने चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, और उनका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। तो विकास एवं क्रियान्वयन यूजर फ्रेंडली, मतलब प्रयोक्ता हित, प्रयोक्ता हितैषी या प्रयोक्ता के लिए आसान जो हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जाए। तो ये तरीके हो गए पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के, गवर्नेंस के। अब जो है उसको मजबूत करने में ये सब करना है, ऐसा करके वो कर सकती है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कैसे कर सकती है, तो बताएंगे कि निम्नलिखित तरीके से कर सकती है, लोगों की क्षमता निर्माण के दिशा में कार्य करते हुए। अभी आप हम लोग जानते हैं, जनता को जागरूकता नहीं बल्कि उनको वंचित रखने का प्रयास किया जाता है लोक सेवकों द्वारा। तो क्या करना होगा, नहीं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करानी पड़ेगी उनका, यानी कि उनको एडुकेट और उनके स्किल डेवलपमेंट किया जाए, क्षमता निर्माण। दूसरा, चूंकि लोक सेवा सीधे सीधे फील्ड में रहती है, इसलिए जो आवश्यकताएं हैं समाज की, जनसंख्या की, उनका मूल्यांकन करें, और फिर उसी के आधार पर टारगेटेड स्कीम्स जो हैं बनाई जाएं और उनका क्रियान्वयन किया जाए। और अंत में यहाँ भी सोशल ऑडिट लगाएंगे, अर्थात सर्वांगीण विकास हेतु यह आवश्यक है कि जनता के क्षमता निर्माण हेतु लोक सेवाएं काम करें। तो होगा, आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हुए उसके आधार पर लक्षित योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। और फिर जब कोई योजना क्रियान्वित हो रही है तो उसका सामाजिक अन्वेषण भी किया जाना चाहिए। जब इस तरह से आप लिख देंगे तो ये हो गया सर्वांगीण विकास के लिए। अब क्या हुआ, आपने ये पूरा का पूरा बॉडी बता दिया, लेकिन आपसे कहा गया है कि इसके लिए आपको सुधार के उपाय भी सुझाने हैं। तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और क्या कहते हैं, इंक्लूसिव, सॉरी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी के लिए क्या जरूरी है साहब, तो क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स चलाए जाएं, और अधिक विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकल बॉडीज को, पीआरआईज और म्युनिसिपैलिटीज को और अधिक पावर दिया जाए, पावर दिया जाए, अथॉरिटी नहीं, उनके पास पावर जाती है, ठीक है। फिर लोक सेवा में नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा पर बल दिया जाए और उसे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। फिर प्रौद्योगिकी आधारित गवर्नेंस हो, यानी कि ई गवर्नेंस को ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ावा दिया जाए और मजबूत
मजबूत किया जाए। रेड टैपिज्म यानी लाल फीताशाही तथा राजनीतिक हस्तक्षेप पर बहुत अच्छी तरीके से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। यानी कि आप लिखेंगे कि इसे बेहतर बनाने के लिए इन सुधारों की आवश्यकता है। अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक बात को ध्यान में दिया होगा कि मेरे जो है वो जो तरीके हैं उसमें आपको ना तो उत्तर का इंट्रोडक्शन कहीं बाहर से ढूंढ के लाना है और ना ही कंक्लूजन कहीं ढूंढ के लाना है। बस एक आध वाक्य जो है अपने हिसाब से घुमा फिरा के लिख दीजिए, बस, और कुछ नहीं। आशा है कि आप सभी को ये सभी उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपके मन में कोई शंका है, प्रश्न है, कुछ भी है, पूछिए। I'm always there at Chronicle IS. Thank you. नमस्कार।